सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्य खंड में अगली कविता। ठीक है, कविता का नाम है यह है दंतुरित मुस्कान और फसल। इसमें भी दो कविताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि हैं नागार्जुन जी, सबसे पहले इनके विषय में जानेंगे। ठीक है, देखो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका जो मूल नाम था वो था वेदनाथ मिश्र। ठीक है, इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ठीक है, 1936 में जब वे श्रीलंका गए तो वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद जब वो 1938 में स्वदेश लौट आए, कुम्मक्कड़ी अक्खड़ स्वभाव में धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं वो हैं युगधारा, सतरंगे, लाखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, रानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये सब के सब इनकी क्या है, कविताएं हैं। ठीक है, नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं। अब देखो जो नागार्जुन है बच्चों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं और इन्हें इन कविताओं के लिए, इन साहित्य के लिए इन्हें बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत पुरस्कार इन्हें मिले हैं। इन्होंने बांग्ला में भी, संस्कृत में भी बहुत सारी कविताएं लिखी है और जो इनकी मातृभाषा मैथिली थी उसमें भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो अब देखो इनकी जो एक कविता है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, यह दंतुरित। तो इस कविता में क्या होता है कि कवि क्या करता है, एक छोटे बच्चे को देखता है जो अभी दंतुरित मुस्कान मतलब उसके थोड़े छोटे दांत निकल ही रहे हैं। तो कवि क्या करता है, उसको देखता है और उसको देखकर कवि कहने लगता है। ठीक है, क्या कहता है कवि, कवि कहता है कि तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। धूल दूषित तुम्हारे एक गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर बन गया होगा कठिन पाषाण। कि कवि क्या कहता है, कवि छोटे बच्चे को देखकर कहता है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि तुम्हारी ये नई नई उग आए दांतों से युक्त मुस्कान इतनी मनमोहक और जीवनदायिनी है कि यह किसी मृत शरीर में भी जान डाल देगी। अर्थात कवि कहता है कि मृतक के समान भावहीन, उदास, निराश व्यक्ति भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह भी प्रसन्न और आनंद से खिल उठे। फिर कवि आगे कहता है कि धूल दूषित तुम्हारे एक गात, छोड़कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कि कवि आगे कहता है कि मुझे लगता है
कि धूल मिट्टी से सने तुम्हारे ये अंग प्रत्यंग देख ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल ने अपना मूल स्थान जो तालाब में उगता है उसने वो तालाब को छोड़ करके वो फूल मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। ठीक है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण जो कठोर पत्थर के समान था पिघल कर जल बन गया होगा। आशय यही है, कवि कह रहा है कि तुम इतने कोमल हो कि धूल दूसरी तुम्हें गोद में लेने पर पाषाण हृदय व्यक्ति भी द्रवित होकर कोमल हृदय बन जाएगा। ठीक है। फिर कवि आगे कहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। ठीक है। फिर कवि आगे कहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, कि कवि आगे कह रहा है कि मैं खोखले बाँस की तरह भाव शून्य और बबूल के कांटे की तरह बुरे स्वभाव वाला अथवा दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला हूँ, किंतु तुम्हारे स्पर्श करते ही मैं शेफालिका की लता की भांति फूल बरसाने वाला अर्थात कोमल एवं सुंदर भावों से युक्त हो गया हूँ। ठीक है। और मेरे मुख से प्रसन्नता और आनंद के फूल झरने लगे हैं। फिर कवि आगे कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि आगे उस बच्चे को कह रहा है कि यदि तुम मेरे बाँस और बबूल जैसे व्यक्तित्व को पहचान जाते तो यूँ मुझे एकटक दृष्टि से नहीं देखते, कि तुम्हारा यह भोलापन और इतना अच्छा स्वभाव जो व्यक्ति के पाषाण हृदय को भी पिघल कर मोम बना सकता है। ठीक है। फिर कवि आगे कहता है कि थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। फिर आगे कवि क्या कहता है, आगे कवि उस बच्चे को कहता है कि कवि बच्चे से ही कहता है कि तुम लगातार मेरी ओर देखते हुए थक गए हो, लो मैं ही अपनी दृष्टि दूसरी ओर किए लेता हूँ। फिर कवि कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि यदि मैं और तुम प्रथम बार में ही परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है, कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, कि कवि कह रहा है आगे कि यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पहला परिचय मुझसे न कराया होता, अर्थात तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर इस संसार में न लाई होती, तो हमारा और तुम्हारा यह प्रथम परिचय न हुआ होता और न मैं तुमको देख पाता और न ही जान पाता, न ही तुम्हारे नए नए उगाए दांतों की मुस्कान मुझे दिखाई देती। ठीक है। फिर कवि आगे कहता है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि कवि आगे कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य है, क्योंकि मैं तो हमेशा से यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ और चिरकाल तक घर से दूर प्रदेश में रहता हूँ। चिरकाल का मतलब बहुत लंबे समय तक मैं घर से दूर कहीं दूसरी जगह में रहता हूँ। इस कारण मैं पराया हो गया, अर्थात तुम माँ बेटे से अलग रहकर कुछ अन्य ही व्यक्ति सा हो गया हूँ। फिर कवि कहता है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क,
उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कि आगे कवि कहता है कि मैं यहाँ अतिथि के समान यदा कदा अत्यल्प समय के लिए आता हूँ। कि मैं तो तुम्हारे पास जैसे मेहमान आता है वैसे ही थोड़े समय के लिए आता हूँ, इसलिए इस अतिथि से तुम्हारा संपर्क भी कम ही रहा है। तुम अपनी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय मधुपर्क के स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते रहे हो। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई मधुपर्क का स्वाद ले रहे हो अपनी माँ की उंगलियों से। फिर कवि आगे कहता है कि देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमार। कि आगे कवि कह रहा है कि कवि कह रहा है कि निस्संदेह वे उंगलियां तुम्हें अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि उनमें माँ का वात्सल्य छिपा रहता है। माँ का जो प्रेम रहता है वो उन उंगलियों में छिपा रहता है। फिर कवि आगे कहता है कि आज तुम जब मुझे कनखियों से देखते हो और मेरी तुम्हारी आंखें चार होती है, तब तुम्हारे नए नए उग आए दांतों की मुस्कान वाली छवि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, कवि क्या कह रहा है कि जब तुम क्या करते हो, मुझे आंखें एकटक लगाए देखता है और मैं भी देखता हूँ तो हमारी आंखें चार हो जाती हैं, तो मुझे ये छवि बहुत ही अच्छी लगती है। और तुम्हारी नई नई उगाए दांतों की मुस्कान भी बहुत अच्छी लगती है।